राहुल पसीने से लथपथ हो चुका था। जेलर के ऑफिस का सेंट्रल एसी भी राहुल के पसीने को सुखा नहीं पा रहा था। ये पसीना राहुल को डर की वजह से छूट रहा था या नरकदूत की गुफा से आ रही उबलती कढ़ाई की गर्मी थी, ये तो राहुल भी नहीं जानता था। राहुल पता भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि नरकदूत के डर से उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बस उसके कानों में सिर्फ दो आवाजें गूंज रही थी। एक थी नरकदूत के हंसने की और दूसरी थी उस चूहे की जो इस वक्त किसी किताब को कुतर रहा था। राहुल मन ही मन ये सोच रहा था कि किसी भी तरह से वो चूहे तक पहुंच जाए और खुद को नरकदूत की आग से बचा पाए। और तभी नरकदूत से निकल रही गर्म आग की तपन बढ़ने लगी। राहुल समझ गया था नरकदूत उसके नजदीक आ रहा है। राहुल के लिए मानो वक्त थम सा गया था। इससे पहले नरकदूत राहुल तक पहुंच पाता, उस चूहे ने किताबों की ढेर पर चढ़कर एक लंबी छलांग लगाई और उसी वक्त राहुल ने अपनी आंखें खोल उस चूहे को अपने हाथों में जकड़ लिया। नरकदूत अपने सामने से राहुल को गायब होता देख चौंक गया। राहुल वहीं था, बस नरकदूत उसे देख नहीं सकता था। नरकदूत ने गुस्से में आग बबूला होते हुए उसी जगह पर अपना पंजा मारा, पर राहुल तब तक वहां से हट चुका था और बड़ी ही सावधानी से वो जेलर के ऑफिस के बाहर चला गया था और छोड़ गया था उस कमरे में नरकदूत को, जो एक जंगली शेर की तरह गुर्रा रहा था। ऑफिस से निकलते हुए राहुल ने मन में सोचा, इस बार तो तू बच गया राहुल, पर अगली बार गलती की तो नरकदूत तुझे छोड़ेगा नहीं। ये सोचते हुए राहुल जेल की गलियारों तक पहुंच गया था, जहां अभी भी रात का अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। पर उस अंधेरे में कोई था जो राहुल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो था यादव, जो अंधेरे को चीरते हुए राहुल की तरफ आगे बढ़ा। राहुल ने मायूसी से अपना सर हिलाते हुए कहा, महिपाल का सेल नंबर नहीं देख पाया, वहां नरकदूत आ गया था। पर यादव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। यादव ने सोचते हुए कहा, अब बहुत देर हो गई है, उसे जेल से छुड़ा नहीं पाएंगे। राहुल ने हड़बड़ाते हुए कहा, तो फिर हम कैसे? अगर उसे बचा नहीं पाए तो अपनी जिंदगी वापस पाने का आखिरी मौका हम खो देंगे। यादव ने गहरी आवाज में कहा, अब बस एक ही चारा है, हमें महिपाल को फांसी के मंच से ही बचाना होगा। इससे पहले राहुल अपना अगला सवाल दाग पाता, यादव ने मुड़ते हुए कहा, तू भूल गया राहुल, हमारे पास भी नरकदूत की कुछ शक्तियां हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके मैंने फांसी के कमरे का पता लगा लिया है। दूसरे माले का सबसे आखिरी कमरा, पर तू ही वहां जा सकता है, क्योंकि मेरी आईडी तेरी शक्ल है। अब तब तक मैं सीसीटीवी कैमरा को संभालता हूं। यादव ने चिल्लाते हुए कहा, सोच क्या रहा है, जा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर हमें हमारा शरीर वापस मिल जाता है तो शायद मैं तुझे माफ कर दूं। राहुल ने अपने कदम दूसरे माले की तरफ बढ़ाए, पर जाने से पहले मुड़कर राहुल ने यादव की तरफ देखा और एक स्माइल के साथ वहां से चला गया। राहुल के जाते ही यादव ने अपनी उंगली सीसीटीवी कैमरा की तरफ उठाई और अचानक से कैमरा से बिजली की चिंगारी से निकलने लगी। राहुल भागते हुए येड़वाड़ा जेल की दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे तक आ पहुंचा, जहां एक लकड़ी के ब्लॉक के पास एक लीवर था, पर उस कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। राहुल ये देखकर चौंक उठा और सोचा, महिपाल की फांसी का वक्त तो हो गया है, फिर यहां कोई क्यों नहीं है? क्या महिपाल को आज फांसी नहीं होने वाली? और तभी उस लिवर पर राहुल की नजर पड़ी, जिस पर जंग लगा हुआ था। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे एहसास हो गया कि यादव ने गलत कमरा देख लिया है। वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था और तभी राहुल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पूरे जेल का मुआयना किया और पाया कि फांसी का कमरा तो जेल के सबसे आखिरी ब्लॉक के पहले माले के सबसे आखिरी कोने में है। राहुल देख पा रहा था कि उस कमरे की लाइट्स भी चालू थी और वहां गार्ड्स भी मौजूद थे और उनके बीच से चलकर आ रहा था महिपाल, जिसके सर पर वही लाल क्रॉस था। राहुल ने झल्लाते हुए कहा, हे भगवान, ये कमरा तो यहां से काफी दूर है, अब कैसे बचाऊं उस महिपाल को? राहुल ये सोच ही रहा था कि अचानक मॉनिटर रूम में बैठे गार्ड्स ने अपनी स्क्रीन पर कुछ हलचल महसूस की और अचानक से पूरी स्क्रीन ब्लैक हो गई। गार्ड्स चौंक कर उठ खड़े हुए।
इससे पहले वो कुछ कर पाते, वो स्क्रीन दोबारा शुरू हो गई, पर अब उन सभी मॉनिटर स्क्रीन पर बस एक ही फुटेज चल रहा था, किसी इंसान का जेल की दीवारों को फांद कर अंदर घुसने का फुटेज। गार्ड्स ने चिल्लाते हुए कहा, कोई जल्दी से जेलर साहब को बताओ, जेल में ब्रीच हुआ है। इस बात से बेखबर राहुल ने गहरी सांस ली, पर अपनी पूरी ताकत लगाकर राहुल फांसी के उस मंच की तरफ तेजी से उठ चला। राहुल जानता था महिपाल की जिंदगी ही उसका आखिरी मौका है, मौका अपनी जिंदगी को जीने का, मौका आयशा को पाने का। राहुल जानता था उसके पास बस कुछ ही सेकंड्स हैं, इसी में उसे महिपाल को बचाना है। वहीं महिपाल को फांसी के मंच तक गार्ड्स ले आए थे। जल्लाद ने लिवर पर अपना हाथ रख दिया था। राहुल तेजी से महिपाल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी एक गार्ड राहुल के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया और उसने अपनी बंदूक राहुल के माथे पर तान दी। और देखते ही देखते जेल के सारे गार्ड्स ने राहुल को घेर लिया। राहुल के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। और तभी गार्ड्स की भीड़ को चीरता हुआ वो जेलर आ पहुंचा और चीखने लगा, हथकड़ी लगाओ इसे और भोला राम, सीबीआई को इन्फॉर्म करो। इस अफरा तफरी के माहौल में राहुल ने बास की तरह गार्ड्स की गिनती कर ली थी, पूरे 50 गार्ड्स, और हर एक गार्ड के हाथ में गन थी। राहुल ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक ही झटके में सारी गन्स को हवा में उछालने की पूरी कोशिश की, पर कोई भी गन टस से मस नहीं हुई। राहुल हैरान था और तभी उसके कानों में किसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज नरकदूत की नहीं बल्कि यादव की थी। राहुल ने सोचते हुए मुड़कर देखा तो उस रास्ते के आखिरी कोने से यादव चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, और तभी यादव ने राहुल के दिमाग से संपर्क स्थापित किया और हंसते हुए बोला, पुलिस वालों की बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने कातिल को माफ कर दूंगा? राहुल चौंक उठा और यादव से मन ही मन सवाल किया, तुमने मेरी ताकत को क्यों रोक लिया? पर क्यों? यादव ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो वही कर रहा हूं जो मुझसे कहा गया है। मैं यहां इतनी दूर सिर्फ महिपाल की मौत सुनिश्चित करने आया हूं। राहुल ने बेचैन होकर पूछा, क्या? पर मास्टर ने तो हमें महिपाल को बचाने के लिए कहा था। यह सुनते ही यादव जोर जोर से हंसने लगा और कहा, मैं मास्टर की नहीं, नरकदूत की बात कर रहा था। पर तेरी दाद देनी होगी राहुल, तुझे गुमराह करने के बाद भी तू सही कमरे तक पहुंच गया। राहुल ने झल्लाते हुए कहा, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है यादव। तू नहीं चाहता कि हम अपने अपने शरीर में वापस चले जाएं? यादव ने गुर्राते हुए कहा, चाहता हूं, पर मुझे उस मास्टर पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वैसे भी मेरा और मास्टर का 36 का आंकड़ा है। एक पुलिस वाला कभी एक मुजरिम पर भरोसा नहीं कर सकता। वहां खड़े जेलर और बाकी गार्ड्स बस राहुल और यादव को घूरे जा रहे थे, और तभी एक कांस्टेबल ने जेलर से कहा, सर, ये दोनों तो इतने गार्ड से भी नहीं डर रहे। जेलर ने सहमते हुए कहा, सीबीआई कब तक आएगी? इन दोनों को वही लोग संभाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। जेल में मौजूद हर एक गार्ड के दिल में डर था, डर कि अगले पल क्या होने वाला है। पर राहुल के दिल से डर निकल चुका था। यादव भी ये बात जानता था, इसीलिए उसने राहुल को सच बताया। नरकदूत बचाएगा मुझे, मेरी कल उससे डील हो चुकी है। राहुल ने चौंकते हुए कहा, कल? पर कल तो तुम मेरे साथ ही थे। यादव ने हंसते हुए कहा, तुझे क्या लगा मैं हाईवे पर लेट क्यों पहुंचा और भूल गया आयशा के बारे में? तेरा सच्चा प्यार आयशा, जानता है वो घर पहुंची भी या नहीं? ये सुनते ही राहुल गुस्से से आग बबूला हो गया और एक ही पल में राहुल यादव की तरफ लपका। अचानक हुए इस हमले से यादव का संतुलन बिगड़ गया और इसी चीज का फायदा उठाकर राहुल ने अपना हाथ गार्ड्स की तरफ किया, जिससे न सिर्फ गन्स बल्कि पूरे 50 के 50 गार्ड्स ताश के पत्तों की तरह हवा में बिखर गए। और तभी राहुल की नजर पड़ी वहां खड़े महिपाल पर।
राहुल महिपाल को बचाने के लिए आगे बढ़ा और तभी दो गार्ड्स ने राहुल को कसकर जकड़ लिया। यादव ने भी खुद को संभालते हुए चिल्लाया, तू उसे बचा नहीं पाएगा राहुल, महिपाल को आज मरना ही पड़ेगा। यादव ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके महिपाल की तरफ हाथ उठाया और उसी वक्त दो गार्ड्स ने यादव के भी हाथ पकड़ लिए। पर यादव उन सब की सोच से कई ज्यादा ताकतवर था। उसने उन दोनों गार्ड्स को फेंकते हुए अपने इशारे से फांसी का फंदा एक ही झटके में महिपाल की गर्दन में डाल दिया और दूसरे हाथ के इशारे से लिवर को खींचा। ये सब देख महिपाल दंग रह गया था। इससे पहले कि वो फांसी का फंदा अपने गले से निकाल पाता, लकड़ियों से ढके गड्ढे का दरवाजा खुलता है और महिपाल उस गड्ढे में गिरता चला जाता है। पर इससे पहले कि वो फंदा महिपाल की गर्दन को जकड़ पाता, राहुल ने ऐन मौके पर पहुंचकर महिपाल के जिस्म को गिरने से रोक दिया। इससे पहले यादव कुछ और कर पाता, राहुल बिजली की रफ्तार से महिपाल को उस गड्ढे से निकालकर वापस जमीन पर ले आया। राहुल चैन की सांस ले ही रहा होता है कि उसे एहसास होता है महिपाल हिल नहीं रहा था, उसकी सांसें थम चुकी थी। इधर जेल के मेन गेट तक सीबीआई ने दस्तक दे दी थी। सीबीआई चीफ नायडू ने जेल का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, दरवाजा खोलो, हम सीबीआई से हैं। यादव ने अपने कानों से महिपाल को आखिरी सांसें लेते सुना था। वो जानता था कि उसका काम हो चुका है और फिर अपने कपड़ों से उस चूहे को निकालकर यादव ने बाहर फेंक दिया और हंसते हुए वहां से उड़ गया और छोड़ गया पीछे राहुल को महिपाल के मुर्दा जिस्म के साथ। यादव के जाते ही गार्ड्स और सीबीआई चीफ नायडू ने राहुल को घेर लिया और चेतावनी दी, हिलने की कोशिश भी मत करना। पर राहुल को अपनी मंजिल के दरवाजे बंद होते दिख रहे थे। उसकी आखिरी उम्मीद ने उसी की बाहों में दम तोड़ दिया था। यादव उड़ता हुआ सीधे नरकदूत की गुफा तक आ पहुंचा था और उसने नरकदूत के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहा, काम हो गया है, महिपाल अब नहीं रहा। पर नरकदूत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोल रहा है तो? अगर महिपाल मर चुका है तो उसकी आत्मा अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आई? नरकदूत जानता था जब तक महिपाल की आत्मा उस तक पहुंच नहीं जाती तब तक खेल खत्म नहीं हुआ था। सुबह की रोशनी के साथ जेल के कमरे में बेसुध पड़ा था महिपाल का जिस्म, जिसके पास बैठा हुआ था राहुल। इतने गार्ड्स होने के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि राहुल के पास चला जाए। वो सभी उसके कमरे के बाहर ही पहरा दे रहे थे। पर राहुल जानता था सीबीआई चीफ नायडू ने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करके रखा है और वहीं थोड़ी दूर खड़ा नायडू राहुल को ले जाने के लिए अपने फोर्सेस से बुलेट प्रूफ गाड़ी लाने का आदेश दे रहा था। पर राहुल को इन सब की चिंता नहीं थी। उसे तो बस आयशा की फिक्र थी उन सपनों की जो उसने आयशा के साथ देखे थे। राहुल अपने खुशी भरे पलों को याद कर रहा था कि अचानक उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। चौंकते हुए राहुल ने इधर उधर देखा तो पाया कि महिपाल की छाती ऊपर नीचे हो रही थी। महिपाल जिंदा था। राहुल ने हौले से महिपाल के पास आकर कहा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, बस आप इसी तरह लेटे रहो। महिपाल ने हाँफते हुए कहा, कोई फायदा नहीं मुझे बचाने का, हम यहां से जिंदा कभी नहीं निकल पाएंगे। राहुल जानता था महिपाल की बात में सच छुपा है। राहुल किसी भी पल उड़कर वहां से जा सकता था, पर अगर महिपाल को लेकर उसने कोशिश भी की तो चांसेस थे कि वहां मौजूद इतने गार्ड्स में से किसी एक की गोली भी महिपाल को लग गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। महिपाल के खांसते ही राहुल और चौंका हो गया था। इधर आयशा भी अपनी खांसी रोक नहीं पा रही थी। उसे बचपन से ही इत्र से एलर्जी थी, पर ना चाहते हुए भी आयशा अपने जिस्म पर वो इत्र छिड़क रही थी। खुद को ब्लू साड़ी से लपेट संवार रही थी। आंखों में गहरा काजल और कानों में लंबी लंबी झुमकियां। और फिर आयशा ने वो चीज उठाई जो कमिश्नर ने उसे देते हुए कहा था, ये सबसे जरूरी चीज है और तुम्हारा आखिरी मौका है राहुल को पाने का। अप्सराओं की तरह तैयार होकर आयशा उसी जंगल तक आ पहुंची थी
जहां कल उसे यादव जबरदस्ती लेकर आया था। आयशा की आंखें उस लाल पेड़ को ढूंढ रही थी जहां कमिश्नर ने उसे पहुंचने के लिए कहा था। वो लाल पेड़ तो आयशा को मिल गया, अब बस आयशा को उसका इंतजार था। और तभी आयशा को एक गहरी आवाज सुनाई पड़ी, जंगल में आने का बहुत शौक है तुम्हें? आयशा ने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो अचानक मास्टर उसके सामने प्रकट हो गया और उसके चूहे का पिंजरा उसी लाल पेड़ की शाखा से लटका हुआ था। आयशा की खूबसूरती को निहारते हुए मास्टर ने कहा, आज से पहले इतनी बला की खूबसूरती कभी नहीं देखी। यूं तो आयशा का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसने खुद को संभालते हुए एक मस्ती भरी हंसी के साथ कहा, सुना है आपको सजी सवरी लड़कियां बहुत पसंद हैं? मास्टर ने हंसते हुए कहा, मुझे रिझाने आई हो या अपने आशिक की जिंदगी की भीख मांगने आई हो? आयशा ने बिना झिझक के जवाब दिया, भीख तो आप दोगे नहीं, इसीलिए सौदा करने आई हूं। फायदा आपका ही है, सोच लीजिए। मास्टर ने उत्सुकता से आयशा की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है जो सीधे मुद्दे की बातें करती हैं। आयशा ने गहरी सांस ली। वो जानती थी जितनी देर वो ये खेल खेलेगी उतना ही मौका उसे मिलेगा राहुल की जान को बचाने का। जेल की तरफ तेजी से आ रही बुलेट प्रूफ गाड़ियों की आवाज राहुल सुन सकता था। वो जानता था अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, और तभी राहुल को अपने अंदर छुपे चूहे के मिनमिनाने की आवाज आई। राहुल ने चूहे को अपने हाथ में लेकर उसे घूरा। उसे ऐसा लगा जैसे ये चूहा राहुल से कुछ कहना चाहता है। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? ये सुनते ही वो चूहा राहुल के हाथ से कूदा और पास की दीवार में बने एक छोटे से गड्ढे में चला गया। पहले तो राहुल बौखलाया और फिर उसने अपनी आंख का इस्तेमाल करके उस गड्ढे को ढंग से देखा तो पाया कि ये गड्ढा एक पाइप तक जाता है जिसका दूसरा सिरा नदी में जाकर खुलता है। राहुल को महिपाल को सही सलामत बचाने का रास्ता मिल गया था। बिना टाइम गवाए राहुल उस दीवार तक गया और अपनी शक्तियों से उस दीवार को पिघलाने लगा। इससे पहले गार्ड्स राहुल को नोटिस कर पाते, राहुल ने तुरंत ही उस दीवार को पिघलाकर उस पाइप के सिरे को पकड़ लिया था और बिना वक्त गवाए एक हाथ में महिपाल को उठाया और उस पाइप के अंदर चल पड़ा। राहुल अपनी मंजिल के करीब था, इस बात से बेखबर कि आयशा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दूसरी तरफ आयशा ने भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मास्टर को फंसा लिया था। और फिर सिसकियां लेते हुए आयशा ने मास्टर से कहा, आपको जिसका इंतजार है वो वहां है। मास्टर उस तरफ देख ही रहा था कि फौरन आयशा ने अपनी साड़ी से वो नीला खंजर निकाल लिया था जो उसे कमिश्नर ने देते हुए कहा था, ये कोई आम खंजर नहीं है आयशा, इसमें जादुई शक्तियां हैं जो काफी है मास्टर की जान लेने के लिए। बिना वक्त गवाए आयशा ने खंजर को मास्टर की पीठ में घोंप दिया। मास्टर सहम चुका था और धीरे धीरे उसका जिस्म राख में बदल गया। एक तरफ आयशा ने राहुल की जान बचाने के लिए मास्टर को छुरा घोंपा, वहीं दूसरी तरफ अपने प्यार आयशा के साथ जीवन बिताने का सपना देख रहे राहुल ने महिपाल की जान खतरों से बचाकर वो उसे मास्टर के पास ला रहा था।